हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की हमारी इस प्रैक्टिस क्लास में। ये प्रैक्टिस क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यकीन मानिए कि इस क्लास का हर एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्लास हम डेली करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स आर ओ एग्ज़ाम या फिर पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर लोअर पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हम इस क्लास में डेली 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये 20 क्वेश्चन वो होते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए जो आपके आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है चलिए, तो ये प्रैक्टिस क्लास आपकी डेली होती है। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, जा करके ज्वाइन कर लेंगे। पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए भी आप ज्वाइन कर लेंगे, और जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको आने वाली हर चीज़ समय से पहले मिलती रहे। चलिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी आज के क्लास को। चलिए शुरू करते हैं और हाँ, क्लास को ना लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ना जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको बहुत अच्छे से मतलब चीज़ें लगेंगी कि हाँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया गया है? तो ये भागलपुर में है या फिर औरंगाबाद में, पटना में या नालंदा में है। तो बिहार बिजनेस कनेक्ट की बात कर रहे हैं 2024 की, और बिहार के किस जिले में जो है इसको आयोजित किया गया है। अगर इस कनेक्ट की बात करी जाए तो पटना में जो है, पटना में एक क्षेत्र है, यहाँ पे बात करें आंसर होगा पटना। और पटना में जो ज्ञान भवन है ना, इस ज्ञान भवन की बात करी जाए तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये ज्ञान भवन में आयोजित किया गया है। ठीक है, और ये कब तक होगा? तो ये चलने वाला है 2 दिन तक चलेगा। ठीक है, 2 दिवस तक चलने वाला है ये। और अगर बात करी जाए तो इसको जो है, मैं बात करूँ ये कार्यक्रम हुआ कब था, तो इसमें वैसे देखो बहुत सारी ना अलग अलग कंपनियां भाग लेने वाली है क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड है। तो लगभग इसमें ना 80 प्लस कंपनी जो होंगी, इससे भी ज़्यादा कंपनियां यहाँ पे इसमें भाग लेंगी, है ना। और ये जो इवेंट है, इस इवेंट में जो उद्योग मंत्री यहाँ पे शामिल रहेंगे। तो इस इवेंट में कौन आने वाले हैं? हमारे मंत्रालय की बात करें तो मंत्री होंगे उद्योग मंत्री। तो उद्योग मंत्री की बात करें तो उद्योग मंत्री कौन होंगे, इस पद पर कौन है? तो आप कहेंगे नीतीश मिश्रा। ठीक है, तो इसमें नीतीश मिश्रा की बात करी जाए तो नीतीश मिश्रा भाई यहाँ पे इस पद पर होने वाले हैं। ज्ञान भवन में आयोजित किया गया पटना में, 2 दिन तक चलेगा। 80 से ज़्यादा कंपनियों ने भाग लिया है और मंत्री हैं यहाँ पे उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा। तो बिहार में है ना, ये देख लेंगे। तो दूसरी बात है कि शिविर सम्मेलन उद्देश्य इसका क्या हो जाएगा? विनिर्माण और बुनियादी ढांचे, साथ में एग्रीकल्चर या प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करके, है ना, और साथ में उसका आकर्षित करने, व्यापार वृद्धि के लिए और बिहार के अनुकूल वातावरण को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे करा गया है। ठीक है चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर है कि हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया गया है? बिहार का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का या फिर उत्तराखंड का? तो किसका किया गया है? देखो, केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करा है। ठीक है, तो भाई किसने करा है? तो ये करा है केंद्र सरकार ने, है ना। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने करा है, रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण करा है या आधुनिकीकरण कहें, है ना। इसके लिए इन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू करी है। एक योजना है जिसका नाम है यहाँ पे अमृत भारत स्टेशन योजना है। इस योजना को शुरू करा है। ठीक है, ये योजना है, इस योजना को स्टार्ट करा गया है। अच्छा, इसमें देखेंगे तो इस योजना में आप देखेंगे एक भिलाई रेलवे स्टेशन है है ना। एक स्टेशन है जिसका नाम है यहाँ पे भिलाई रेलवे स्टेशन। और इस भिलाई रेलवे स्टेशन की बात करी जाए तो इस भिलाई रेलवे स्टेशन को 136 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये स्टेशन नवीनीकरण किया जाएगा, भिलाई रेलवे स्टेशन। और ये होगा कहाँ पर? तो ये भिलाई रेलवे स्टेशन होगा आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर होगा? ये होगा छत्तीसगढ़ में। तो ये कहाँ पर नवीनीकरण किया जाएगा इसका? भिलाई का, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। यानी कि रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई। इसमें 136 वर्ष पुराने ऐतिहासिक भिलाई रेलवे स्टेशन को
शामिल किया और स्टेशन पर अब तक जो है सफाई में सुधार है, वातानुकूलित एसी प्रतीक्षालय, यात्रियों की वर्षा और धूप से बचाने के लिए प्लेटफॉर्म ढके जाएंगे। ठीक है, चलो खैर अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3। अमृत भारत स्टेशन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? 2020 में, 2021, 2022 या 2023? अगर बात करें अमृत भारत स्टेशन योजना की तो ये जो है देखेंगे, इस अमृत भारत स्टेशन जो योजना है ये आपकी जो है क्या बोलते हैं रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। और रेल मंत्रालय की बात करूँ ना तो ये शुरू की गई थी आपकी 2023 में। ठीक है, ये योजना 2023 में शुरू की गई थी और अब तक यानी कि अगर बात करें तो 1275 रेलवे स्टेशन ना इसमें शामिल हैं। ठीक है, इतने रेलवे स्टेशन जो हैं यहाँ पे इसमें शामिल हो जाएंगे इनके पुनर्विकास के लिए। और ये फरवरी 2023 में इसको शुरू किया जाता है। ठीक है ये मैं कहूँ कि जो शुरू की गई थी, वैसे तो खैर ये 6 अगस्त को 23 फरवरी को इसको जो मतलब इसकी घोषणा कर रही थी और इसने जो काम करा था वो 6 अगस्त से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और ये अभी भी चल रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अमृत भारत स्टेशन योजना इसका लक्ष्य क्या है? यहाँ पे देखो 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है, लेकिन मैंने कहा कि लगभग इसने कितनों का कर दिया है, तो इसने लगभग 1275 इतने रेलवे स्टेशन है जिनका ये काम कर चुकी है। पुनर्विकास से आधुनिक यात्रा सुविधाएं उपलब्ध होंगी, साथ ही में सुव्यवस्थित यातायात संचालन किया जाएगा और अंतर मॉडल एकीकरण यात्रियों को मार्गदर्शन के लिए भी संकेत मिलेगा, सुनिश्चित किया जाएगा। ये योजना रेल मंत्रालय के द्वारा फरवरी 2023 में शुरू की गई थी और पहला काम मैंने कहा कि इसने 6 अगस्त को पहला काम किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4। चलिए देखते हैं कि आमेर किला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हो जाएगा? जयपुर में होगा, जैसलमेर में होगा, राजमंद में होगा या फिर ये उदयपुर में होगा? आमेर किला की बात करें, आमेर किला राजस्थान का जयपुर शहर है। ठीक है, राजस्थान का है एक जयपुर शहर और इस जयपुर शहर की बात करें, जयपुर शहर के आमेर क्षेत्र में है, बल्कि आमेर का किला है तो उसी नाम से यहाँ पे आमेर क्षेत्र पड़ा है। तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, चलिए आमेर का किला है राजस्थान के जयपुर जिले में है और इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह के द्वारा, जो राजा मानसिंह प्रथम थे, फर्स्ट थे, उनके द्वारा करवाया गया था। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और ये जो है जयपुर क्षेत्र में एक शीर्ष पर्यटक आकर्षक है और यह अपनी कलात्मक शैली के लिए भी जाना जाता है और साथ में राजपूत और मुगल वास्तुकला का एक संयोजन भी है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित होगा? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करी जाए तो ये कहाँ होगा? ये होगा आपका मध्य प्रदेश में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? ये होगा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के भी कहाँ पर वन विहार? ये होगा भोपाल शहर में। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में होगा। ठीक है, चलिए अच्छा चिड़ियाघर भी तो है ये, हाँ बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में बड़ी झील के तट पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश की ना राजधानी में एक महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र का काम भी करता है। ठीक है, दूसरी बात है कि ये राष्ट्रीय उद्यान है, चिड़ियाघर भी है, वन्य प्रजातियों के लिए बचाव केंद्र है, साथ में आप देखेंगे इसमें बहुत सारी प्रजातियों के लिए संरक्षण प्रजनन केंद्र का संयोजन होने के लिए भी विशिष्ट गौरव प्राप्त है। इतने सारे मतलब कि सिर्फ इसको बहुत सारी चीजों में भी शामिल किया जा सकता है ना। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस जिप्स गिद्धों की IUCN स्थिति क्या है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो कम से कम चिंता का विषय है या निकट संकटग्रस्त है या फिर असुरक्षित है या फिर संकटग्रस्त है। अच्छा मैंने आपको कल परसों में एक दवाई बताई थी जो पशुओं को दी जा रही थी और पशुओं में वो ह्यूमन में भी दी जाती है, दर्द निवारक दवाई है वो। तो उससे जो है जो गिद्ध हैं उनकी किडनी फेल होने की आशंका, मतलब किडनी फेल हो रही है और उसके बाद में गिद्धों की बहुत ज़्यादा संख्या में कमी आई है। तो आप मुझे बताएंगे वो कौन सी दवाई है, ये आपको ना कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब देखो IUCN की बात करें तो रेड लिस्ट पृथ्वी पर बहुत सारी जातियों को लेकर के जारी की गई है ना, बहुत सारी प्रजातियां उसमें शामिल हैं। यहाँ पे अगर IUCN की बात करें, पहली बात तो IUCN है क्या? देखो ये जो IUCN है अगर इसकी बात करूं है ना, तो IUCN क्या है? ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है ना ये।
अच्छा, अगर मैं यहाँ पर IUCN की रेड लिस्ट की बात करूँ तो इसमें ना IUCN की रेड लिस्ट में जो है 9 कैटेगरी होती है, रेड लिस्ट में भी 9 कैटेगरी होती हैं, और इन 9 कैटेगरी में भी कौन कौन सी आती हैं तो रेड लिस्ट की होती है। रेड लिस्ट में मतलब जो थोड़ी प्रॉब्लम वाली हैं, एक होती है विलुप्त, ठीक है, और एक होती है जो जंगल में विलुप्त हैं जिनको EW कहते हैं, साथ में एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त होती है, एक लुप्तप्राय होती है, एक सुभेद होती है ना, और एक निकट संकटग्रस्त होती है, कम जोखिम वाली होती हैं, और एक होती है कि यहाँ पे जिनकी मतलब जिनका मूल्यांकन वगैरह नहीं किया जाता है ना। चलिए, अब यहाँ पे IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताओगे? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर? ये हो जाएगा ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए, अब मैंने यहाँ पे बात जो करी है कि भाई जो जिप्सम गिद्धों की जो है, यहाँ पे जिप्स गिद्धों की जो है IUCN में स्थिति क्या है, तो जिप्स गिद्धों की बहुत ही कम स्थिति हो चुकी है, मतलब वो बड़ी क्या बोलते हैं निकटग्रस्त हैं, मतलब अभी ये कह सकते हैं कि ये जो है जो एंटी है ना, इनको एंटी कैटेगरी में रखा जा रहा है, मतलब ये जो है यानी कि ये कहा जा सकता है कि भाई कभी भी इनकी जो संख्या है वो बहुत कम हो सकती है। ये विलुप्त तो है नहीं, सबसे खतरनाक जो लिस्ट होती है वो विलुप्त होती है, ठीक है। विलुप्त भी नहीं है, जंगल में विलुप्त, साथ में गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, लुप्त प्राय हैं, तो ये है निकट संकटग्रस्त, ठीक है। धीरे 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 इनकी संख्या कम होती चली जाएगी। तो जो जिप्सी प्रजाति के गिद्ध हैं इनको IUCN की निकटग्रस्त संकटग्रस्त की स्थिति में रखा गया है, और ये पुरानी जो है दुनिया की सबसे बड़ी गिद्ध प्रजातियों में से एक है, और इसका जो है पंख फैला बहुत बड़ा होता है, साथ में इसकी उपस्थिति बहुत भयानक होती है, और इसके पंखों पर काले और भूरे रंग की प्रमुख छाया होती है। खैर ये तो ना आप एक काम करा करो, कभी इस प्रकार के सवाल आया करे तो आप ना सर्च करके एक फ़ोटो देख लिया करो, क्योंकि मैं जितना यहाँ पे बताऊंगी उससे ज़्यादा ना मैंने भी मिस्टेक करी थी, मैं एक फ़ोटो लेके आती तो आपको अच्छे से याद रहता, आपको उसकी जो है छाया प्रति आपके दिमाग में रहेगी, है ना। चलिए, फिलहाल अगला सवाल है, सवाल नंबर 7 है हमारा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि विश्व शेर दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ये मैंने आपको बताया था लायन डे को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 मार्च को है, 19 मार्च को है, 25 जुलाई को, या फिर 10 अगस्त को। अगर यहाँ पे बात करी जाए कि शेर दिवस की बात करें तो भाई शेर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अगस्त को, ठीक है। ये मनाया जाता है आपका 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका मकसद क्या है? शेरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगर भाई बात करें कि भाई इसका मकसद या उद्देश्य क्या है, तो जो शेर हैं इन शेरों के बारे में भाई जागरूकता बढ़ाना ही इनका काम है, ठीक है, बारे में। चलो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। साथ में शेर पारिस्थितिकी तंत्र के एक अपरिहार्य स्थान रखते हैं। वे अपने निवास स्थान के शीर्ष शिकारी में चरने वाले पशुओं की संख्या की जांच के लिए जिम्मेदार हैं, और इस प्रकार पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी सहायता करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च किया था? प्रोजेक्ट टाइगर मुझे लगता है मैंने इतनी बार आपको बताया, बहुत बार, 2018 में, 2020 में, 2022 में, या फिर 2024 में। प्रोजेक्ट टाइगर हमने कब लॉन्च किया था? देखो, अगर यहाँ पे पहली बात तो इसमें थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें ना तो ये डेटा गलत है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो गलत है। देखो, इसका आंसर जो इसमें दिया है तो वो तो 2020 में इसको अप्लाई किया, लेकिन वो कह रहा ना कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लॉन्च किया गया था। ये 1973 1973 में आया था, है ना। यहाँ पे तो खैर प्रोजेक्ट टाइगर आपका ये तो ठीक नहीं है। और अगर यहाँ पे बात करी जाए तो वो कह रहा है कि ये क्या है, फिर इसमें एक सेकेंड रुकना, ये आंसर होगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को ना लॉन्च किया गया था। इस टाइम पे टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई थी 1973 में। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। और बंगाल टाइगर और इसके जो आवास है ना, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले इसकी शुरुआत करी गई थी, है ना। लेकिन ये कह रहा प्रोजेक्ट टाइगर 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर, अच्छा, इसका उद्देश्य पर्यावरण सुधार, उन्नत निगरानी और मानव वन। हाँ, ये जो है 2020 में जो प्रोजेक्ट टाइगर करा गया था, तो 2020 में देखो, एक तो प्रोजेक्ट टाइगर है, उसकी बात तो मैं कहूँ कि वो तो है एक अलग। एक व्याघ्र परियोजना की बात करूँ ना, व्याघ्र परियोजना, तो जो ये 1973 वाला है, ये व्याघ्र परियोजना वाला है, ठीक है। हाँ,
चलो मतलब ये तो शुरुआती। अब इंडिया की बात करें तो भाई ये 2020 में। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो समाधान और माध्यम के लिए एशियाई शेयरों के भविष्य को सुरक्षित करना जो है ये इंडिया की तरफ से। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 55वीं वस्तु एवं सेवा कर जो है यानी कि जीएसटी परिषद की निम्नलिखित बैठक निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई है? बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक की हमने बात करी है। और 55वीं जीएसटी परिषद की जो बैठक थी ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान का जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर में जो है यहाँ पे जैसलमेर में इस बैठक को आयोजित किया गया। ठीक है। और इसमें एक तो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्यालय के जो मंत्री थे निर्मला सीतारमण है ना, इन्होंने जो है भाग लिया था। ठीक है। चलिए और इसमें बात किसकी होगी? वही जीएसटी से संबंधित जितने भी नीतिगत मामले हैं उन पर चर्चा करी जाएगी। साथ में भारत में जो कराधान प्रणाली है इनके बारे में निर्णय लिया जाएगा इस बैठक में। तो ये कहाँ हुई है? राजस्थान जैसलमेर में। देखो वही कारपोरेट मामलों के इनके मंत्रियों की अध्यक्षता वस्तु जीएसटी की परिषद में 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में हुई है। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि जीएसटी परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 2010 में, 2016 में, 2019 में, 2021 में। तो जीएसटी परिषद का गठन कब किया गया? अगर जीएसटी परिषद के गठन की बात करें हम तो देखो जो मैं कहूँ कि संविधान में ना 100वां संविधान था। अगर बात करें हम तो यहाँ पे अगर बात करें 100वां जो संविधान संशोधन हुआ है, 100वां संविधान संशोधन जो आया था, अधिनियम था ये है ना, अधिनियम। और ये आया कब था? 2016 में आता है। ठीक है। इसमें जो है क्या बोलते हैं ये सबसे पहले आया। ठीक है। इसके बाद में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल आता है 279। ठीक है। 279 का ए। इसमें इस आर्टिकल की बात करें इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है और इम्प्रूवमेंट किया जाता है 12 सितंबर की बात करें 12 सितंबर 2016 को ये लागू कर दिया जाता है 10 सितंबर को। ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें कि जीएसटी की स्थापना वही है आपकी 3 अगस्त 2016, मतलब वो डेट नहीं पूछेगा, 2016 पूछेगा। इसको जो है इसकी स्थापना कर दी जाती है। ठीक है। चलिए और मैंने आपको बता दिया आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अधिनियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। चलिए तो भाई ये कब आया था? 2016 में है ना। इसका गठन कब किया गया था? 2016 में। आंसर हो जाएगा इसका, हाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मैंने कहा आर्टिकल 179 ए के तहत है, संवैधानिक निकाय है और इसका गठन 2016 को किया गया था। ठीक है। जीएसटी कार्यान्वयन के सिफारिशों पर। और जीएसटी एक मूल्यवर्धित एक यानी कि एड जो वैलोरम है यानी कि टैक्स है जो अप्रत्यक्ष प्रणाली के अंतर्गत आने वाला जो वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला जो टैक्स है वो हो जाएगा। अगला है हमारा सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या कहता है? देखो यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में हो जाएगी? अल्मोड़ा में होगा, देहरादून में, पौड़ी गढ़वाल में या फिर उत्तरकाशी में। तो यमुनोत्री धाम कहाँ होगा? अगर यमुनोत्री की बात करी जाए तो यमुनोत्री कहाँ पर होगा? देखो यमुनोत्री होगा आपका ये क्या बोलते हैं उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के भी किस जिले में होगा? तो ये उत्तरकाशी में हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये कहाँ पर हो जाएगा? उत्तरकाशी में हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन डी। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। अगला सवाल है, चलिए सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। वो कह रहा है सवाल नंबर 12 है कि केदारनाथ धाम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर होगा? केदारनाथ धाम गंगा नदी के तट पर, यमुना, मंदाकिनी, अलकनंदा। तो किस नदी के तट पर हो जाएगा? देखो केदारनाथ की बात करें तो एक नदी है मंदाकिनी है ना। देखो जो केदारनाथ है ना, अगर केदारनाथ की बात करी जाए केदारनाथ की, तो यहाँ से एक स्रोत निकलता है और उस स्रोत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। ठीक है। एक नदी निकलती है मंदाकिनी नदी। तो यहाँ पे सही आंसर, और अगर मैं बात करूँ कौन सा जिला हो जाएगा? रुद्रप्रयाग जिला हो जाएगा है ना। बिल्कुल। तो सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देखो तो भैया मंदाकिनी नदी के तट पर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत में छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्रिटिश नियंत्रण में आया था? 1765 में, 1770 में, 1774 में, 1781 में।
तो पूर्वी भारत में छोटा नागपुर का पठार कब जो है ब्रिटिश कंट्रोल में आया था ये। अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ पर अगर बात करें कि ब्रिटिश छोटे नागपुर के पठार के या छोटे नागपुर के क्षेत्र में ब्रिटिश शासन कब लगा था, कब आया था, है ना, तो 1776 की बात, 65 की बात करूँ ना, 1765 में जो है छोटे नागपुर के पठार पे ब्रिटिश ने जो है यहाँ पे अपना नियंत्रण चलाया था। और 1772 में ना नागबासी महाराज जो थे, आपसे पूछा जाता है 1772 में यहाँ के ना एक नागबासी महाराज थे, ठीक है, नागबासी महाराज इनकी बात करूं तो ये महाराज थे, इन्होंने ना अंग्रेजों के साथ में समझौता करा था। इन्होंने जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, इनके साथ में अंग्रेजों के साथ में ना समझौता करा था, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलो फिलहाल इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ये हमारा 1765, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। छोटे नागपुर पठार की लोकेशन क्या होगी, ये आता है हमारे पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत का हिस्सा हो जाएगा ये, है ना। किसका हिस्सा हो जाएगा, पूर्वी भारत में। और मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा हिस्सा पूर्वी भारत में इसका किस स्टेट में, सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका जो है किस, इसका हिस्सा जो है किस स्टेट में आता है, किस राज्य में आता है, तो सबसे ज़्यादा आता है ये झारखंड में, ठीक है, झारखंड में सबसे ज़्यादा हिस्सा, झारखंड में सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका आता है। और इसके बाद में जो वेस्ट बंगाल है इसमें भी आता है, वेस्ट बंगाल है, साथ में बिहार है, और जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ है, तो ये सब एरिया मतलब इसमें आ जाता है ना। और यानी कि जो सिंधु और गंगा का पूर्व वाला क्षेत्र है, दक्षिणी मैदान है, वो आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये पूर्वी भारत में छोटा नागपुर का पठार है, 1765 में ब्रिटिश कंट्रोल में आया। और जब मुगलों ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनकी दीवानी प्रदान कर दी और इसके राजस्व में एकत्र करने के लिए भाई इन्हें अनुमति मिल गई ब्रिटिशों को, है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा यहाँ पे कि ताना भारत आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1909 में, 1914 में, 1920 में या 1928 में। तो ताना भगत आंदोलन, यहाँ पे अगर बात करी जाए कि ताना भगत, माफ कीजिएगा मैंने भारत बोला, हाँ ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन की बात करें तो ये जो ताना भगत आंदोलन था ये 1914 में शुरू किया गया है ना, 1940 1914 में शुरू किया गया। और ये आंदोलन जो था ना ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था और हिंसक तरीके से किया गया था। किसके खिलाफ था, तो ये जो ब्रिटिश थे, है ना, यहाँ पे अगर बात करें तो जो ब्रिटिश थे इनके खिलाफ था, ठीक है, इनके खिलाफ, और हिंसा वाला था थोड़ा सा। और इस आंदोलन में ना या इस आंदोलन को उराग ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, कई बार नाम आ जाता उराग, ठीक है, उराग ताना भगत आंदोलन, ठीक है। चलिए और इस आंदोलन में झारखंड के छोटे नागपुर के, ये आंदोलन अगर वो क्षेत्र पूछे किस क्षेत्र का था, क्योंकि कई बार ना पर्टिकुलर एरिया नहीं पूछता, क्षेत्र पूछ लेता है, तो ये छोटे नागपुर के पठार वाला ही एरिया था। जो छोटा नागपुर का जो पठार है इस छोटे नागपुर के पठार वाले ही क्षेत्र में हुआ था। और इस आंदोलन में ये उराग मैंने क्यों लगाया था शब्द यहाँ पे, ये उराग ये इसलिए लगाया था क्योंकि इसमें ज़्यादातर इस आंदोलन में उराग लोग शामिल थे, ठीक है, उराग लोग शामिल थे। और यहाँ पे जो ताना भगत थे ये अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह किया था इन्होंने, ठीक है। चलिए क्यों हुआ था, तो वही था कि ताना भगतों ने जमींदारों के जो बनिए थे, मिशनरीज थे और अंग्रेज थे, इन सब का विरोध किया। साथ में इस आंदोलन में जो ताना भगत थे या ताना भगत लोग जो थे उन्होंने सरकारी टैक्स और बेगारी से इनकार कर दिया था कि भैया हम नहीं देंगे। और जो खादी कपड़े थे वो पहनने शुरू कर दिए थे। साथ में ताना भगतों पर जो है यहाँ पे गांधी टोपी लगाना शुरू कर दिया था। तो मतलब जो फिरंगी थे उनकी चीज़ों को का विरोध किया था, है ना। तो ये कब शुरू हुआ था, ये हुआ था 1914 में, आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये मैंने बताया 2014 में शुरू हुआ था, ठीक है। उराग जनजाति के लोगों ने यहाँ पे जतारा भगत में इसमें हिस्सा लिया था। अगला सवाल है हमारा, झारखंड को निम्नलिखित में से किस वर्ष में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, झारखंड कब स्टेट बना, 1994 में, 1998, 2000 में या 2002 में। चलिए देखो अगर बात करी जाए ना 15 नवंबर की, 15 नवंबर 2000 की, 15 नवंबर 2000, तो इस दिन झारखंड जो है आपका, झारखंड आपका एक स्टेट बनता है, ठीक है। चलो किससे अलग हुआ था ये,
तो झारखंड जो बात करें तो ये ना बिहार से अलग होता है, बिहार से अलग हो करके राज्य बनता है, इसको राज्य का दर्जा मिलता है। और ये कौन से नंबर का, तो भारत का जो है 28वां राज्य बनता है ये। कब, कौन सा, 28वां राज्य बनता है, ठीक है। अच्छा चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे सही आंसर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पे कौन कौन से, झारखंड में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। देखो पीसीएस में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ये किस खनिज के लिए, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध होगा झारखंड। तो अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे मिलता है कोयला, है ना, कोयला। और क्या मिलता है यहाँ पे, लोहा भी मिलता है, लोहे के लिए भी। साथ में यहाँ पे अगर बात करें बॉक्साइड, तो ये बॉक्साइड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तांबा भी यहाँ पे मिलता है, साथ में चूना भी यहाँ पे मिलता है, पत्थर ऐसे, मतलब ये अपने खनिजों के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2000, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये 2000 में राज्य बना था, ठीक है। चलो अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 16 क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी हो जाएगी। भारत की सबसे पुरानी जनजाति, ये मुंडा जनजाति है, हो है, उरांव है, या फिर संथाल जनजाति है। तो देखो अगर बात करूँ ना, वैसे तो देखो इसमें नहीं दिया गया, अगर मैं आपसे बात करूँ कि सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, तो सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है भील और संथाल, ठीक है, भील, संथाल और थारू, ठीक है। ये भारत की सबसे पुरानी जनजातियां मानी जाती हैं, और बाकी इन सब में सबसे ज़्यादा पुरानी तो मानी जाती है आपकी भील, ठीक है। चलो भील नहीं है, भील नहीं है, संथाल है और थारू, ये तीनों हैं। तो इनमें से कौन सी है, यहाँ पे संथाल है, तो आंसर होगा संथाल। ये भारत की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है, ठीक है। और अगर बात करूँ ना, यहाँ पे जो भील जनजाति होती है, तो भील जनजाति जो है महान मुंडा जो थे, है ना, तो उनके, या मैं कहूँगी भारत के एक जंगली जनजाति का मिश्रण माना जाता है इसमें। और संथाल जो है भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में ही आती है, ठीक है। और काम क्या था इनका, वही था शिकार करना, रेशम का उत्पादन करना परंपरागत तरीके से। और ये जनजाति अच्छा पाई कहाँ जाती है, अगर मैं संथाल की बात करूँ तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, अगर बात करी जाए तो ये आपको असम में मिलेगी, और कहाँ, बिहार में मिल जाएगी, असम में, बिहार में, और ये छत्तीसगढ़ में मिल जाएगी। साथ साथ में झारखंड में भी आपको ये जनजाति देखने के लिए मिलेगी, झारखंड की बात करूँ झारखंड में भी, साथ में उड़ीसा में भी मिलेगी ये जनजाति आपको देखने के लिए। और वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में भी मिल जाएगी, है ना। यहाँ तक आपको ये संथाल जनजाति जो है देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पुरानी जनजाति है ये, गोंड और भील के बाद भारत की तीसरी सबसे मैं कहूँ कि अनुसूचित जाति है, और अपने शांत स्वभाव के लिए भी जानी जाती है। चलो अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 70। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कायाकल्प योजना के तहत 20 सरकारी कॉलेजों को अपने भवनों और प्रवेश हॉल के सामने के हिस्से को नारंगी रंग से रंगने का निर्देश दिया है। भाई क्या बोलते हैं, एक योजना है कायाकल्प, कायाकल्प योजना चला रखी है किस राज्य ने, और उस राज्य ने कहा कि 20 सरकारी स्कूलों को नारंगी रंग से रंगा जाए। ये उत्तराखंड ने चला रखी है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है। चलिए इस योजना की बात करते हैं। पहली बात, एक बात बताओ मुझे, कायाकल्प योजना शुरू कब करी थी। अगर बात करूँ मैं यहाँ पे कायाकल्प योजना की बात करी जाए तो ये योजना स्टार्ट कब हुई है, ये योजना स्टार्ट कब हुई है, तो ये 15 मई 2015, 15 मई 2015 को शुरू होती है, और भारत स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के लिए हुई थी। तो ये किस मिशन के तहत हुई थी, अगर बात करें तो मिशन था स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन है ना, इस मिशन के तहत इस योजना को शुरू किया गया था, कायाकल्प, ठीक है। कायाकल्प पुरस्कार योजना कहूँ या ये कायाकल्प योजना कहें तो इसके लिए, ठीक है। चलिए अगर बात करी जाए तो अच्छा ये योजना है क्या, देखो ये योजना जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं इनकी मान्यता दे, प्रोत्साहित करे, राष्ट्रीय पहल, और जो सफाई और संक्रमण है इस पर कंट्रोल करा जाए, इसको इसके लिए है क्योंकि ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत है। और इस योजना में भाई 20 सरकारी स्कूल किसने रंगे हैं, तो ये तो भाई राजस्थान ने करा है काम, ये कारनामा करा है राजस्थान ने, ठीक है। तो 20 सरकारी स्कूलों को रंगा है, लेकिन मैंने बाकी सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि देखो वो क्या है, सकारात्मक वातावरण प्रदान किया जा सके, ये उद्देश्य है इसका, ठीक है। चलिए
अगला है हमारा सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 क्या है कि 2018 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सतलुज और व्यास नदियों में अनियंत्रित औद्योगिक निर्वहन के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने या किस राज्य सरकार पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। तो किस पर लगाया है? अगर इसकी बात करी जाए तो इसका देखो आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब पर। ठीक है, ये लगाया पंजाब पर। और अगर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात करूँ, ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण है। अगर यहाँ पे राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात करी जाए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करी जाए, तो ये जो है ये कब एक्ट बना था? अगर इसकी बात करें तो ये एक्ट 2010 में बना था। ठीक है, चलिए कई बार पूछ लेता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा। अगर बात करें तो देखो, पहली बात तो एक विशेष निकाय है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, और ये बहुविषयक मुद्दा है। ठीक है, चलिए आगे इसकी बात करें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे आप देख लेंगे। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 है कि होकर सर आंध्र भूमि जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित हो जाएगी? कठुआ में होगी, सांबा में, श्रीनगर में, या फिर कुपवाड़ा में? तो ये कहाँ पर हो जाएगी? होकर सर आंध्र भूमि की बात करी जाए तो ये कहाँ पर हो जाएगी? देखो, ये जो आंध्र भूमि होगी ये हो जाएगी आपकी श्रीनगर में। कहाँ पर हो जाएगी? ये हो जाएगी श्रीनगर में। अगर मैं बात करूँ कि रामसर स्थल जो है, देखो अभी तक कितने रामसर स्थल हैं हमारे पास में? 85 रामसर स्थल हैं। ठीक है, आंध्र भूमि है। और अगर बात करी जाए रामसर कन्वेंशन की, तो भाई एक बात बताओ, जो रामसर कन्वेंशन है, ये रामसर कन्वेंशन की बात करें तो ये कब हुआ था? ये रामसर स्थान है आपका ईरान में, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1971 में। इस पर हस्ताक्षर करे गए। और भारत में कब इसको आया? भारत में बात करें तो ये 2 फरवरी 1982 को। और अगर मैं कहूँ कि आंध्र भूमि, विश्व आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आंध्र भूमि दिवस है ना, आंध्र भूमि दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। भारत में याद रखेंगे 1982 में आया था। ईरान में जो है रामसर स्थान जो है, इसका कन्वेंशन हुआ था 1971 को 2 फरवरी को। ठीक है, चलिए भारत का, अगर मैं कहूँ कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, बात करी जाए कि भारत का जो पहला प्रथम रामसर स्थल है, अगर इसकी बात करें, फर्स्ट रामसर स्थल की बात करूं तो ये कौन सी आंध्र भूमि हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी चिल्का झील। कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी चिल्का झील हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा भारत में? अगर बात करें कि भाई सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा रेणुका वेटलैंड। कौन सा हो जाएगा? आप मुझे बताना रेणुका है कहाँ पर, है ना। रेणुका, अगर मैं कहूँ रेणुका रामसर स्थल हो जाएगा या आंध्र भूमि हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। ये एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी लिखवाती हूँ आप लिख लिया करो, या अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, होकर सर ये आपका श्रीनगर में पड़ता है। ठीक है, और ये क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर कहाँ है? ये हो जाएगा श्रीनगर में। चलिए आज का अंतिम सवाल आपके सामने है, देखते हैं क्या है। दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? कहाँ की होगी भैया? झेलम की, चिनाब नदी की, रावी की, या फिर तवी नदी की? किस नदी की सहायक नदी हो जाएगी? दूध गंगा नदी। दूध गंगा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? कृष्णा नदी की। मैडम क्या कह रही हो आप? इसमें तो कृष्णा लिखा भी नहीं है। ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है और कृष्णा नदी के दाहिने ओर बहती है। ठीक है, अगर बात करें तो ये जो दूध गंगा नदी है, अगर इसकी बात करूं, एक मिनट, दूध गंगा नदी, अरे भाई दूध गंगा नदी ही आपकी, इसमें मैंने आपके ऑप्शन पढ़ भी दिए और ध्यान भी नहीं दिया। हाँ, एक कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा जो नदी है ना, इसकी सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। और इसके दाहिने तरफ से बहती है, और भाई ये महाराष्ट्र में, कर्नाटक राज्य में आकर के दोनों जगह बहती है और बाद में मिल जाती है। लेकिन मैम हमने तो कुछ और ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि तवी नदी जो है ये है आपकी पहाड़ी नदी। ये है आपकी, मैं कहूँ कि ये आपकी सदानीरा जो नदियाँ हैं, सदानीरा नदियों में पूछा है। और जो मैंने बताया है ये हैं आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियों की बात करी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए तो दूध गंगा नदी झेलम की सहायक नदी है। अरे भाई क्या हुआ ये?
हाँ माफ़ कीजिएगा, ये झेलम की होगी, तभी तो ऊपर हो जाएगी ना। सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स। हाँ ये कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी झेलम की साइड में भी हो जाएगी। ठीक है चलिए, तो झेलम का उद्गम यहाँ पे कहाँ से होता है, चश्मा वेरीनाग झरने से होता है। ठीक है चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करेंगे, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करेंगे, बाकी अपना कमेंट करके मुझे बताएंगे ठीक है कि क्लास आपको कैसी लगी। चलिए थैंक यू फॉर